हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर एजुकेशन 360। पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं और अभी हमने स्टार्ट करा है अपना इकाई 4, जिसमें हम संप्रेषण पढ़ रहे हैं और संप्रेषण का अर्थ हमने पढ़ लिया है, संप्रेषण के प्रकार हमने पढ़ा है और उसके अभिलक्षण पढ़े हैं। तो आज हम करेंगे संप्रेषण का जो हमारा प्रभावी संप्रेषण है, वो हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक मैंने इसमें नीचे लिखा है प्रभावी संप्रेषण। वाचिक एवं गैर वाचिक हम पढ़ेंगे। दो प्रकार के संप्रेषण है ये, वाचिक एवं गैर वाचिक संप्रेषण, और ये किस प्रकार प्रभावी होते हैं और ये क्या होते हैं इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो ये हमारा इकाई 4 चल रहा है और ये भाग 3 है हमारा। तो संप्रेषण के दो प्रकार, वाचिक संप्रेषण और गैर वाचिक संप्रेषण। वाचिक संप्रेषण को हम शाब्दिक संप्रेषण भी कह सकते हैं और गैर वाचिक को मतलब अशाब्दिक भी। अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो वाचिक संप्रेषण हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल मतलब वर्बली जो हम बोल रहे होते हैं, और गैर वाचिक हमारा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वाचिक संप्रेषण की बात करते हैं। वाचिक संप्रेषण में भी दो प्रकार के आते हैं हमारे। पहला है हमारा मौखिक संप्रेषण, दूसरा है हमारा लिखित संप्रेषण। क्योंकि वाचिक संप्रेषण हमारा शाब्दिक संप्रेषण है तो शब्दों का प्रयोग हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। हम बोलकर भी कर सकते हैं यानी कि मौखिक संप्रेषण, और हम लिखकर भी कर सकते हैं, अपनी बात को संप्रेषित कर सकते हैं यानी कि लिखित संप्रेषण। इसलिए वाचिक संप्रेषण जो है दोनों प्रकार के ही इसमें सम्मिलित होंगे, मौखिक भी होगा और लिखित भी होगा। तो शब्दों का प्रयोग हम दोनों प्रकार से करते हैं, बोलकर भी और लिखकर भी। अपनी बात को हम शब्दों द्वारा जब प्रकट करते हैं वो वाचिक संप्रेषण कहलाता है, और गैर वाचिक संप्रेषण में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। तो आगे देखते हैं। वाचिक संप्रेषण में पहला प्रकार जो हमारा आता है मौखिक संप्रेषण की बात हम करते हैं। थोड़ा सा पहले वाचिक संप्रेषण के बारे में पढ़ते हैं कि वाचिक संप्रेषण क्या होता है। तो मानव की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी शाब्दिक भाषा है, जो उसे पशुओं से अलग करती है। इसी कारण मनुष्य को श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य तो जो है शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकता। उसकी अपनी भाषा जो होती है वो केवल उसकी आवाज़ होती है, जो आवाज़ निकलती है, लेकिन उसमें शब्द नहीं होते। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त भी है। फिर शाब्दिक भाषा में अभिव्यक्ति सरल जो होती है और सुगम भी होती है। हम अपनी बात को बहुत आसानी से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। शाब्दिक भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है, क्योंकि भाषा एक संचार करने के लिए सशक्त माध्यम है। भाषा जो है कई प्रकार की होती है, यानी कि शब्दों के द्वारा भी हम बोल सकते हैं, हाव भाव के द्वारा भी बोल सकते हैं, लेकिन जो शाब्दिक भाषा होती है उससे हम अपने विचारों को आसानी से बता सकते हैं दूसरे इंसान को, जिसको हम अपनी बात बताना चाहते हैं। फिर जिस संप्रेषण में अब बात करते हैं हम, वाचिक संप्रेषण का पहला प्रकार जो हमारा आता है मौखिक संप्रेषण, यानी कि जो सिर्फ हम शब्दों का प्रयोग बोलकर करते हैं। तो जिस संप्रेषण में, यहाँ तक तो हमारा हमने वाचिक संप्रेषण पढ़ा है, उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मौखिक संप्रेषण, जो कि वाचिक संप्रेषण का एक प्रकार है। जिस संप्रेषण में मुख से बोलकर क्रिया की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक बोलते हैं। वाचिक संप्रेषण का एक प्रकार है, इसलिए इसमें मैंने वाचिक संप्रेषण बोल दिया है। वर्बल कम्युनिकेशन और मौखिक संप्रेषण एक ही बात हो जाती है। फिर इसमें दो पक्ष होते हैं, प्रेषक एवं संदेश प्राप्त करता है, यानी कि एक तो बोल रहा होता है और दूसरा उसको प्राप्त कर रहा होता है संदेश को, यानी कि सुन रहा होता है। फिर किसी संदेश को बोलकर उच्चारित करना तथा जो संदेश बिना लिखे पहुंचाया जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं, मौखिक संप्रेषण, जो कि वाचिक संप्रेषण का एक प्रकार है। जैसे घर होता है हमारा, जहाँ पे हम अपनी बात बोलते हैं और दूसरा जना उसको आराम से सुनता है। कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, कोई संगठन हो, इन सभी में मौखिक संचार होता है, या मौखिक संप्रेषण की जो होता है उसमें व्यक्तियों को आपस में एक सूत्र में जोड़ते हैं। इस क्रिया में प्रयुक्त होने वाले बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मौखिक माध्यम, मौखिक संप्रेषण में जो प्रयुक्त होते हैं। तो मौखिक माध्यम की जो सूची है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये सारी सूची है मौखिक माध्यम की, जिसको मैंने एक लाइन में लिखने की जगह चित्र के माध्यम से यहाँ पे व्यक्त किया है। तो बीच में मैंने लिखा है मौखिक संचार या मौखिक संप्रेषण, आप कुछ भी कह सकते हो। संचार संप्रेषण जो है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं जो। तो वाचिक संप्रेषण में ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे मौखिक संचार लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहला जो है इसका यहाँ पे है आमने सामने वार्तालाप, यानी कि कोई भी दो व्यक्ति जो होते हैं या ज़्यादा व्यक्ति भी आपने आमने सामने कोई बात कर रहे हो तो वो भी एक तरह का मौखिक संप्रेषण कहलाता है। दूसरा है रेडियो प्रसारण, उसमें कोई एक बोल रहा होता है और बाकी हम बहुत सारे लोग उसमें भी सुन रहे होते हैं। फिर टेलीफोन पर भी दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो भी मौखिक संप्रेषण का ही एक उदाहरण है, या माध्यम हम कह सकते हैं। टेलीफोन इसमें एक माध्यम होता है। फिर टेप रिकॉर्डर में भी माध्यम जो है टेप रिकॉर्डर है, जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा होता है या कोई भी बोल रहा है या कोई गीत चल रहा है, कोई कविता चल रही है,
और उसे हम बैठकर सुन रहे होते हैं, तो ये भी एक तरह का मौखिक संप्रेषण है और उसमें जो है टेप रिकॉर्डर माध्यम का काम करता है। फिर साक्षात्कार है, जिसमें कि सामने कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं और एक तरफ दूसरा व्यक्ति बैठा होता है और वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। इस तरीके से मौखिक संप्रेषण चलता है। और साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू जो है, वो एक प्रकार का मौखिक माध्यम है। फिर है सामूहिक संवाद, जब बहुत सारे लोग जो है आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो संवाद जो है, डायलॉग्स जो है, उसमें एक माध्यम का काम करते हैं, उनमें जो है मौखिक संप्रेषण का। फिर सभा, जब कोई मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं, मौखिक संप्रेषण चल रहा होता है। और मीटिंग जो होती है वो एक प्रकार का माध्यम है उनका मौखिक संप्रेषण करवाने के लिए। इसी प्रकार सम्मेलन भी एक टाइप का मीटिंग टाइप ही होती है, लेकिन वो बड़े स्तर पर होती है, तो उसमें भी मौखिक संप्रेषण होता है और सम्मेलन उसमें एक मौखिक माध्यम कहलाता है। फिर विचार गोष्ठी होती है, जिसमें लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वो भी एक मौखिक माध्यम है। और भाषण जो होता है, उसमें भी कोई एक व्यक्ति जो होता है किसी एक विषय पर बोल रहा होता है और बाकी लोग बैठकर उसे सुन रहे होते हैं, तो वो भी भाषण जो है एक मौखिक माध्यम है और ये एक मौखिक संप्रेषण का ही उदाहरण है। तो ये बहुत सारे मौखिक माध्यम है जो सारे यहाँ पे आसपास लिखे हुए हैं और बीच में हमारा क्या लिखा हुआ है, मौखिक संप्रेषण है, और जिसके सारे आसपास जो लिखे हैं वो उसके माध्यम है। फिर बात करते हैं इसकी विशेषता, यानी कि एक प्रभावी मौखिक संप्रेषण जो होगा उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। पहला तो कम समय में अधिक लोगों के साथ संवाद संभव है इसमें, क्योंकि बातचीत हो रही है, सिर्फ शब्दों का ही प्रयोग करना है, तो एक साथ ही कितने सारे लोगों के साथ संवाद जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बोलना ही तो है, चाहे एक जना बोले चाहे ज़्यादा लोग बोले, आपस में बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ ही बैठकर बातचीत कर सकते हैं। फिर दूसरा, समय की बचत, जब एक ही बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है तो हम कम टाइम में वो एक छोटी सी बात को भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं बहुत ही कम समय में, तो इसमें समय की बचत होती है। फिर तीसरा है त्रुटियां होने की कम संभावना होती है। इसमें त्रुटियां होने की कम संभावना इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ बोल रही हूँ और मेरे से एकदम से कुछ गलती हो जाती है, तो मैं तुरंत ही अपनी कोई गलती है तो उसको मैं तुरंत ही सुधार सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ लिखित किसी तक पहुँचा दूँ और उसमें कुछ गलती हो जाए तो मुझे नहीं पता उसमें कुछ गलती हो चुकी है, जब तक कि वो उसके पास वो चीज़ लिखित में पहुँचेगी, इतने वो बाद में प्रतिपुष्टि मुझे बाद में देगा कि इसमें कुछ गलत था, तो तब तक त्रुटियां होने जो है तब तक मुझे वापस करते टाइम जो है देर हो चुकी होगी, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे कि मैंने कुछ बोला, मुझसे कुछ गलती हो गई बोलते टाइम, तो मैं उसी टाइम क्षमा मांग लूँगी और कहूँगी कि मुझसे गलती हो गई बोलने में, ये चीज़ जो है इस तरीके से बोलनी थी, ये चीज़ ये ऐसी है, बता सकती हूँ, तो त्रुटियां होने की संभावना यहाँ पे कम हो जाती है। फिर है विचारों के आदान प्रदान से व्यक्तिगत संबंधों में निकटता। अब जब आपस में लोग, बहुत सारे लोग बात करते हैं या कोई दो व्यक्ति भी आपस में बात करते हैं, तो उनके जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनमें निकटता आती है, मधुरता आती है, वे आपस में एक दूसरे को अपने मन के भाव विचार आदि प्रकट कर सकते हैं, तो इससे जो है संबंध जो होते हैं वो प्रगाढ़ बनते हैं। फिर आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोगी होता है। आप कोई भी आपातकाल एकदम से आ जाए, कहीं एकदम से आग लग जाए, तो मैं कहीं कागज़ पे लिखकर किसी को थोड़ी बताऊंगी कि आग लग गई है, तो मैं भी चिल्लाना शुरू करूंगी एकदम से आग लग गई है, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो शब्दों का ही प्रयोग जो होगा आपातकालीन परिस्थिति में प्रयोग होगा। तो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सबसे ज़्यादा मौखिक संप्रेषण ही प्रयोग होता है, ना कि लिखित संप्रेषण। फिर है द्रुत गति से संदेश का संप्रेषण। तो आपातकालीन में सबसे ज़्यादा द्रुत गति से संदेश का संप्रेषण होता है। जल्दी से कोई इमरजेंसी आएगी तो हम फटाफट से जो है शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, तो जल्दी से जल्दी संदेश का संप्रेषण जो है मौखिक संप्रेषण में ही होता है। फिर है विभिन्न साधनों यथा कागज़, कलम, कंप्यूटर, टाइपराइटर आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बोलने में तो देखिए कागज़ की ज़रूरत नहीं है, कलम की नहीं है, कंप्यूटर, टाइपराइटर किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें जो अगर इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं, तो फिर इससे धन की भी बचत हो रही है, इससे श्रम की भी बचत हो रही है। अब श्रम तो जो है इन चीज़ों में नहीं लग रहा, लेकिन बस एक ही श्रम लग रहा है जो कि मेरे बोलने की मेहनत है। जहाँ पे अगर मैं बैठ के बोल रही हूँ आपको, तो सिर्फ मेरे बोलने में ही मेहनत लग रही है यहाँ पे, तो मुझे ना कागज़ की, कलम की, कंप्यूटर की ज़रूरत मेरे को तो पड़ी है, लेकिन मैंने जैसे इसमें स्लाइड्स बनाई हैं, तो जब हम आपस में सामने बैठ के बोलते हैं दूसरे से, तब हमें कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें सामने बैठ के बोलना ही होता है एक दूसरे से, तब मौखिक संप्रेषण होता है। तो यहाँ पर धन और श्रम की बचत होती है। फिर है प्रापक से तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, यानी कि जब हम कोई दो जने आपस में बैठकर बोल रहे हैं, ज़्यादा जने भी बैठकर आपस में बोलते हैं, तब एक जने ने कुछ बात बोली, दूसरा जना जो है तुरंत प्रतिक्रिया देगा, अरे ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो ऐसा नहीं था, कुछ भी, मतलब जो भी कुछ बात है, पॉजिटिव फीडबैक भी मिलता है या नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है, तो तुरंत ही मिलता है उसमें। अधिक लचीलापन भी होता है, यानी कि अपनी बात को चेंज भी कर सकते हैं, लचीलापन रहता है इसमें, मतलब बात अपने
खुशी की बात भी कर सकते हैं, दुख की बात भी कर सकते हैं, लचीलेपन वाली बात रहती है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज में ही बातचीत कर सकते हैं, हम हर तरह की बात जो है इसमें मौखिक संप्रेषण के द्वारा कर सकते हैं। हम अपने ऑफिसर से भी मौखिक संप्रेषण में बात कर सकते हैं, यानी कि उनसे आराम से बात कर सकते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो हम अपने एक मित्र से भी बात कर सकते हैं, यानी कि लचीलापन इसमें हमेशा रहता है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रकार आता है, उसी का दूसरा प्रकार आता है हमारा वाचिक संप्रेषण का, लिखित संप्रेषण आता है। शाब्दिक संप्रेषण का ही दूसरा पार्ट है लिखित संप्रेषण, यानी कि इसमें भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है हमारा, लेकिन ये लिखित प्रयोग है इसका। तो लिखित संप्रेषण से तात्पर्य है ऐसी सूचनाओं से है जो शब्दों में तो होती है लेकिन उसका स्वरूप मौखिक न होकर लिखित होता है। अभी तक हमने जो बात करी वाचिक संप्रेषण की, वो शाब्दिक तो है लेकिन उसमें हम सिर्फ बोल रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या है, लिख कर बातचीत होगी, जो भी बातचीत होगी। फिर इसमें प्रभावी संप्रेषण के लिए लिखित संप्रेषण में जहाँ स्पष्टता व शुद्धता आवश्यक होती है, वहीं व्याकरण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। अब बात सारी लिखने की आ गई है। अब लिखने में तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पष्टता भी चाहिए कि यानी क्लैरिटी चाहिए कि क्या बात लिखी जा रही है, शुद्धता भी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, व्याकरण सम्मत भाषा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं लिखित संप्रेषण में। इसका उदाहरण है कि कोई भी नोटिस लिखते हैं, प्रस्ताव है, कोई शपथ पत्र है, शिकायत पत्र है, नियुक्ति पत्र है, बहुत टाइप के पत्र हैं, या कोई बहुत प्रकार की मीटिंग्स लिखी जाती हैं, सारे कोई पॉइंट्स लिखे जाते हैं, डायरीज लिखी जाती हैं, वो सारे जो है लिखित संप्रेषण के ही एग्जाम्पल हैं। अभी हमने पीछे मौखिक संप्रेषण के माध्यम पढ़े थे, अब हम देखते हैं लिखित संप्रेषण के माध्यम क्या होते हैं। तो लिखित संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग जो होता है वो विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो लिखित संप्रेषण के माध्यम जो है मैं आपको बताती हूँ, ये रहे चित्र मैंने यहाँ पे भी बनाया है इसका। लिखित संप्रेषण का पहला माध्यम जो है वो है सूचना पट। जैसे कोई भी नोटिस बोर्ड पे हमें कोई सूचना लिखकर लगा देनी होती है, तो वहाँ से हमें मतलब देखिए संप्रेषण तो है ही, सूचना लग गई नोटिस बोर्ड पे, तो वहाँ से हमें सूचना, हम उसको पढ़कर हम तक मैसेज पहुँच रहा है, तो सूचना पट को हम पढ़कर अपना मैसेज प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, समाचार बुलेटिन में भी यही होता है, हमें न्यूज़ जो होती है वो बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई मिलती है, हम वहाँ से न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। तीसरा, प्रिंट मीडिया, जिसके अंदर के समाचार पत्र आते हैं और पत्र पत्रिकाएं आती हैं, तो वहाँ से भी हम अपने दीन दुनिया की जितनी भी खबरें होती हैं इधर उधर की सारी जो है वो पढ़ लेते हैं, तो वो लिखित संप्रेषण का ही उदाहरण है। फिर है नियम पुस्तिका, जितनी भी कोई कंपनीज होती हैं, कोई संगठन होते हैं, उनके जो नियमों की बुक्स होती हैं वो हम पढ़ते हैं, तो वो भी एक प्रकार का लिखित संप्रेषण है। फिर कार्यालय आदेश, जो भी ऑर्डर्स निकलते हैं ऑफिस से, वो भी एक प्रकार का लिखित संप्रेषण है। ऑफिसर्स की तरफ से जो भी आदेश आते हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने होते हैं, तो वो वहाँ से एक जगह से ऑर्डर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने का माध्यम यही होता है, कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश उसमें माध्यम है, और जो हमारा हो रहा है वो है लिखित संप्रेषण। अब जो हम पढ़ रहे हैं सूचना पट, समाचार बुलेटिन, प्रिंट मीडिया, नियम पुस्तिका और कार्यालय आदेश, ये माध्यम है लिखित संप्रेषण के। फिर पत्र प्राय, यानी कि पत्र जो होते हैं हमारे, किसी भी प्रकार का पत्र हो सकता है, शिकायत पत्र हो सकता है या कोई नियुक्ति पत्र हो सकता है, सारे पत्र जो है हमारे, ये भी लिखित संप्रेषण का माध्यम है, इसमें जो है हमारे लिखित संप्रेषण हो रहा होता है। फिर फॉर्म, किसी भी टाइप का फॉर्म जो होता है, कोई आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब भर रहे होते हो तो अपनी सूचना को, जो आपकी संबंधी सूचना है उसको आप जैसे DSSS में आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ तक, या UGC में आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो UGC तक आपको अपना फॉर्म जो है पहुँचाना है, अपनी आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, तो संप्रेषण ही तो हो रहा है आप दोनों के बीच में। तो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म जो है आपके लिखित संप्रेषण का माध्यम बनता है। फिर है पुस्तकें, कोई भी बुक्स होती हैं, तो बुक्स आप जो पढ़ रहे हो, जिसने भी बुक्स ये लिखी हैं, तो वो आप तक क्या पहुँचाना चाह रहे हैं, वो नॉलेज पहुँचाना चाह रहा है उस चीज़ के बारे में, तो वो नॉलेज आप तक पहुँच रही है, तो पुस्तकें उसका क्या है, माध्यम है लिखित संप्रेषण का। और हो क्या रहा है, संप्रेषण ही तो हो रहा है लेकिन लिखित माध्यम से हो रहा है। फिर है पत्राचार, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से आप कोई भी पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे जो माध्यम है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, यानी कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो, उसमें बुक्स भी आती हैं, उसमें कोई भी चीज़ आपके पास आती है, मटेरियल आता है पढ़ने का, तो वो आपका माध्यम है पढ़ने का, लेकिन हो क्या रहा है, लिखित संप्रेषण हो रहा है। तो जितने भी हमने ये सारे चारों तरफ पढ़े हैं ये हमारे जो है लिखित संप्रेषण के माध्यम है, और हो क्या रहा है, प्रोसेस कौन सी चल रही है हमारी, लिखित संप्रेषण का प्रक्रिया हमारी चल रही है। फिर आते हैं लिखित संप्रेषण अगर प्रभावी होता है तो उसकी विशेषताएं या लाभ क्या होते हैं। पहला, मौखिक संप्रेषण की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है, को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
मौखिक संप्रेषण की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। क्यों होता है? देखिए, मैंने कोई बात बोल दी और थोड़ी देर बाद मैं मुकर जाऊं कि मैंने तो ये बात बोली ही नहीं थी, तो इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं रहा, तो विश्वसनीय कैसे रहेगा ये? तो मौखिक संप्रेषण की तुलना में इसलिए जो है लिखित चीज़ जो होती है वो अधिक विश्वसनीय होती है। दुनिया के सामने जग जाहिर होती है कि हाँ भाई ये रिटर्न में है तो ये सही बात है। फिर संचारक और प्रापक जो होता है उसकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं होती। मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, वो बात जो बुक में लिखी है वो मेरे तक पहुँच रही है, वो नॉलेज मेरे तक आ रही है, लेकिन बुक लिखने वाला तो मेरे पास नहीं है ना, सिर्फ बुक ही तो है मेरे पास। तो जो संचारक है, बुक लिखने वाला, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रापक यानी कि मैं हूँ, तो दोनों की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्रापक से भी काम चल जाएगा, बस बुक जो है वो माध्यम होनी चाहिए मेरे पास। तो संचारक और प्रापक की एक साथ मौजूदगी जरूरी नहीं होती इसमें। फिर तीसरा, कम लागत में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी मिल जाती है। यानी कि अगर आप नोटिस बोर्ड पे एक छोटा सा कागज़ टांग कर आप किसी नोटिस की किसी जानकारी को आप लगा दोगे तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं एक बार में पढ़ लेते हैं उस चीज़ को। तो कम कीमत में ही स्पष्ट और विस्तृत जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। फिर संदेश की 100% गोपनीयता। अगर मुझे किसी बात को किसी दूसरे को बताना है, अगर मैं किसी को बताऊंगी, तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, हो सकता है कोई सुन ले, तो मैं वो चीज़ जो है लिख कर किसी को बता सकती हूँ, तो हो सकता है वो चीज़ गोपनीय रहे। तो संदेश की 100% गोपनीयता जो है वो लिखित रूप में ज़्यादा रहेगी, ना कि बोलने से। फिर ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण भी मिलता है इसके द्वारा, क्योंकि अगर कोई चीज़ जो है लिखित रूप में होगी तो वो आगे से आगे ट्रांसफरेबल भी रहेगी, वो जो है आगे से आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन कोई चीज़ मौखिक रहेगी तो उसे हम आगे बढ़ा नहीं सकते। अब इतने ग्रंथ लिखे गए हैं इतने पुराने ज़माने में, हमारे तक कैसे आए? क्योंकि वो लिखित रूप में थे। अगर वो लिखित रूप में नहीं होते तो हमारे तक कैसे आते? वो तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि आगे पिछले जो है इतने पीढ़ियों दर पीढ़ी पहले जो भी कुछ हुआ है इतिहास में घटित, वो हम तक लिखित रूप में ही तो आ पाया है। फिर कमज़ोर स्मृति के लोगों के लिए भी लाभकारी होता है, जिनकी जो है मेमोरी बहुत वीक है, जिनको याद नहीं रहता, तो वो तो वैसे ही भूल जाएंगे, बोली गई बात तो वैसे भूल जाते हैं, तो लिखी गई बात उन लोगों के लिए याद रहती है, तो उनके लिए लाभकारी होता है। फिर विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए उपयुक्त होता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं बोलने में कठिन होती है। अब मान लीजिए मुझे जो है मैथ्स की कोई चीज़ समझानी है, कोई टफ़ है, कोई फार्मूला वो टफ़ है, तो उसको समझाना जो है बोलकर आसान नहीं है, तो मैं उनको लिख कर समझाऊंगी तो वो आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर लिखित प्रमाण है, तो रिटर्न में प्रूफ भी जो है हमें लिखित के द्वारा ही मिलेगा, बोलने से तो कोई हमें प्रूफ मिल नहीं सकता, इसलिए उसको लिखना ज़रूरी होता है। फिर कई व्यक्तियों को एक साथ सूचना, बहुत सारे, अगर हमें 100 लोगों को एक साथ सूचना देनी है तो मैं कोई 2 लाइन लिखकर उसको मेल कर सकती हूँ सबको, तो वो लिखित में सबके पास पहुँच जाएगी, तो सारे लोग उसको एक साथ पढ़ सकते हैं उस सूचना को, तो आराम से हम एक साथ ही बहुत सारे लोगों तक उस सूचना को पहुँचा सकते हैं। फिर परस्पर अविश्वास के समय उपयुक्त। मान लीजिए हमें किसी पे विश्वास नहीं है, कि मैंने किसी को बोला कि आप ये बात उस तक पहुँचा दीजिए और मुझे उस पर विश्वास नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट किसी को बात बतानी है, तो मुझे उपयुक्त यह रहेगा कि मैं जो है उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है लिखित रूप में पहुंचा दूँ, डायरेक्ट उसको मेल कर दूँ, डायरेक्ट उसको व्हाट्सअप कर दूँ। तो परस्पर अविश्वास के समय भी ये उपयुक्त मेथड रहता है कि हम उसको लिखित रूप में वो चीज़ दे दें। या फिर हमें कई बार ये होता है कि मुझे ये चाहिए कि ये बात मैंने उस तक पहुँचा दी, तो मुझे प्रूफ चाहिए कि मैंने ये बात उसे बता दी थी। ऑफिस में मेनली ये बात प्रॉब्लम बहुत होती है कि भाई मैंने तो उसको ये बात बता दी थी, हमें अपने ऑफिसर को बोलना होता है, लेकिन ये काम उसने नहीं किया, तो हम उसको काम ही लिखित में रूप में करते हैं, यानी कि ऑर्डर बुक में निकाल देते हैं हमारे ऑफिसर्स भी कि हमने आपको रिटर्न में ये ऑर्डर दिया, फिर भी आपने ये काम नहीं किया, तो इसके आप जिम्मेदार खुद हो। तो अविश्वास के समय भी ये चीज़ उपयुक्त रहती है हमारी। उसके बाद आता है, अब हमारा दूसरा आता है गैर वाचिक संप्रेषण। अभी हमने पढ़ा है वाचिक संप्रेषण, जिसमें 2 होते हैं, यानी कि शाब्दिक संप्रेषण के 2 पढ़े हैं हमने, मौखिक और लिखित संप्रेषण। अब आते हैं गैर वाचिक संप्रेषण, जिसमें हमें शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं है। यानी कि संप्रेषण केवल शाब्दिक ही नहीं होते, बल्कि अशाब्दिक भी होता है, जैसे आवाज़ का उतार चढ़ाव, शारीरिक मुद्रा, मुखाभिव्यक्ति आदि। ऐसे संकेतों को गैर वाचिक संप्रेषण कहते हैं। यहाँ पे ये कहा है गैरवाचिक संप्रेषण कहते हैं। फिर कई स्थानों पर जब विचारों एवं भावनाओं को शब्दों में हम व्यक्त करना संभव नहीं होता, तब हम ऐसे संप्रेषण का प्रयोग करते हैं, जिसे हम गैरवाचिक संप्रेषण कहते हैं। यही प्रभावी माध्यम होता है जब हम अपने शब्दों के द्वारा अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते या संभव नहीं होता, उस टाइम पे हम ये वाले संप्रेषण का, गैरवाचिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। शब्द रहित संप्रेषण ही गैरवाचिक संप्रेषण है, यानी कि बिना शब्दों का संप्रेषण ही गैरवाचिक संप्रेषण कहलाता है, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण भी कह सकते हैं इसे हम।
फिर गैर वाचिक संप्रेषण के माध्यम, अभी हमने उन दोनों के पढ़े थे, वाचिक में मौखिक और लिखित के। अब पढ़ते हैं गैर वाचिक संप्रेषण के माध्यम कौन से होते हैं। संचार विशेषज्ञ मेहराबियन ने सन 1972 में अपने अध्ययन किया था एक उन्होंने, उसमें पाया कि मानव जो होता है वो 55% संप्रेषण जो होता है वो अशाब्दिक करता है, यानी कि अपने हाव भाव से करता है, यानी गैर वाचिक। फिर 38% जो संप्रेषण करता है वो उच्चारण से करता है, यानी कि बोलकर, और शेष 7% जो करता है वो शब्दों में करता है। तो इस तरीके से उन्होंने देखिए यहाँ पे जो अशाब्दिक हम पढ़ रहे हैं उसका प्रतिशत कितना ज़्यादा है, 55%। मतलब हम अपने जो भाव प्रकट करते हैं ना वो सिर्फ अशाब्दिक करते हैं, यानी कि बिना शब्दों का प्रयोग कर हम अपनी बात को प्रकट कर देते हैं। तो अब इसके हम गैरवाचिक संप्रेषण के वो देखते हैं कि माध्यम कौन कौन से हैं। गैरवाचिक संप्रेषण के माध्यम देखिए, पहला देखिए वेशभूषा। अब वेशभूषा से कैसे प्रकट संप्रेषण हो रहा है सोचने की बात है। अब देखिए कोई आर्मी मैन है, किसी ने आर्मी की ड्रेस पहनी है, तो उसे देखते पहला मन में हमारे ख्याल क्या आएगा कि भाई ये तो आर्मी का इंसान है। तो एक संप्रेषित हो गई ना बात, मतलब मैसेज तो हम तक पहुंच गया ना कि ये आर्मी का आर्मी में है ये, और देश के लिए सेवा का काम कर रहा है, ये बॉर्डर पे लड़ता होगा, ये हमारे देश के लिए कितनी सेवा कर रहा है। एक साथ हमारे मन में कितनी सारी बातें, इसको हमारे मन से सलाम है, और हमने ये वाली पिक्चर देखी थी, और हमने ये देखी थी, एक चीज़ देखी हमने, सिर्फ उसकी एक सिर्फ यूनिफॉर्म देखी, और उससे हमारे मन में कितने सारे वाक्य आ जाते हैं कई बार। तो मतलब वेशभूषा भी जो होती है वो हमको बहुत सारी चीज़ें संप्रेषित कर जाती है। फिर दूसरा आता है स्पर्श। कई बार जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार भरा स्पर्श देती है तो बच्चा समझ जाता है कि मम्मी जो है मुझे बहुत प्यार करने के मूड में है। या मम्मी कई बार जो है गुस्से वाला टच करेंगी, या फिर हाथ से झकझोर के उधर दूर कर देंगी, तो समझ जाएगा बच्चा कि भाई मम्मी तो अभी गुस्से में है, मैंने कुछ गलत काम कर दिया है। तो ये संप्रेषण, स्पर्श भी संप्रेषण का काम करता है। फिर निकटता, इसको मैंने पॉइंट को एक बार पहले भी समझाया था कि जब हम किसी व्यक्ति के बहुत निकट बैठते हैं या फिर हम व्यक्ति के दूर भी बैठेंगे तो ये जो हमारा नाराज़गी, या फिर कह लीजिए कि हम उस व्यक्ति से जो है बात नहीं करना चाहते या बात करना चाहते हैं, इस चीज़ को भी प्रकट करता है निकटता का जो पॉइंट होता है। फिर संपर्क, हम कई व्यक्ति से जो होते हैं जिनको हम नहीं भी जानते हैं, उनसे भी हम जब संपर्क करना चाहते हैं तो उनसे हैंडशेक करेंगे, या उनको हल्का सा टच कर देंगे, या उनके कंधे पे थपथपाएंगे, इस तरीके से हम उनसे संपर्क करेंगे, तभी ये संप्रेषण कहलाता है। और ये संपर्क करना जो होता है, जो हम हल्का सा टच कर रहे हैं या हैंडशेक करते हैं या नमस्ते कर रहे हैं, तो ये जो हमारे माध्यम कहलाते हैं गैरवाचिक संप्रेषण के। फिर आंखों की गति, यानी कि हम आंखों से ही कई बार इशारे कर देते हैं, या आंखों में हमारे गुस्सा आ रहा है, या कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो आंखों से ही कई बार समझा देता है कि मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं है, ये बैठ जाओ। तो इस तरीके से आंखों की गति से भी संप्रेषण होता है, और आंखों की गति जो है संप्रेषण का माध्यम बन जाती है। व्यक्तित्व की बात आती है, कई बार व्यक्तित्व से ही, यानी पर्सनैलिटी इंसान की ऐसी होती है, रोबीली पर्सनैलिटी होती है, कईयों की बिल्कुल ऐसी होती है दब्बू पर्सनैलिटी होती है, दूर से देख के पता चल जाता है ये इंसान तो भैया बिल्कुल ही दबा हुआ है ना, ये तो किसी काम का ही नहीं है। कई बार ऐसे भी मन में आ जाता है ये तो बिल्कुल ही रोबीला टाइप का इंसान है, इसको तो देखते ही डर लग रहा है। तो इस टाइप की पर्सनैलिटीज़ भी जो होती हैं वो हमें कुछ बातें संप्रेषित कर जाती हैं, और व्यक्तित्व जो होता है इंसान का वो एक संप्रेषण माध्यम का कार्य करता है। फिर शारीरिक मुद्रा जो होती है, जिस टाइम जैसे हमारे खड़े होने का ढंग है, हमारा बैठने का ढंग है, हमारे में कितना कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है, तो ये सारी बातें जो है संप्रेषण का काम करती हैं। और ये सारे जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सारे गैरवाचिक संप्रेषण के माध्यम हैं, और ये गैरवाचिक संप्रेषण इनके द्वारा होता है। तो ये हमने पढ़ा गैरवाचिक संप्रेषण। अब प्रभावी गैरवाचिक संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती हैं। संचारक और प्रापक जो होते हैं, यानी कि जो दो जने आपस में एक दूसरे से गैरवाचिक संप्रेषण कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे से चाहे अपरिचित हो तब भी यह प्रभावी होता है। यानी कि हम दो जने कोई आपस में एक दूसरे को ना भी जानते हो तब भी आंख से आंख अगर कोई इशारा भी हो या कुछ बात बताना चाहे हम अपने हाव भाव से, तब भी एक दूसरे को हम बता सकते हैं, तब भी यह प्रभावी होता है। फिर समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, इसमें टाइम भी कम लगता है, हम अपने हाव भाव से कोई बात बता भी देते हैं, और हमारी कोई ऐसी मेहनत भी नहीं लगती, क्योंकि ना हमें इसमें कुछ लिखना होता है ना कुछ शब्द बोलने होते हैं। फिर इसे शब्दों में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। और अशाब्दिक यानी गैरवाचिक संप्रेषण से मौखिक संप्रेषण जो होता है प्रभावी बनता है। यानी कि जब हम अपना मौखिक संप्रेषण कर रहे होते हैं, यानी कि शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं,
स्पेशली इसका एग्जांपल ये है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है बच्चों को, तब वो मौखिक संप्रेषण के साथ में गैर वाचिक संप्रेषण का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता है, अपने हाव भाव प्रकट करता है, अपनी आंखों का प्रयोग करता है, अपने हाथों की मुद्राओं का प्रयोग करता है। कभी बच्चे की पीठ थपथपाएगा, कभी बच्चे को शाबाशी देगा, कभी बच्चे के लिए ताली बजवाएगा क्लास में। तो बहुत सारे काम जो होंगे अशाब्दिक वाले भी करता है टीचर क्लास में मौखिक संप्रेषण के साथ बच्चों को और भी ज़्यादा उत्साहित करने के लिए, ताकि वो क्लास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये सारी जो बातें थी मैंने आपको वाचिक और गैर वाचिक संप्रेषण की बताई। तो आप इनको पढ़िए, आपको समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी जो वीडियोस आ रही हैं, डेली मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें। और इसी प्रकार यूँ ही UGC नेट की तैयारी आप करते रहिए। थैंक यू।